दोस्तों, ब्रजेश यादव यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम मैथ में चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है क्षेत्रफल। तो हर एग्जाम में क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें हम पहला देखें, सबसे सिंपल है आयत। आयत है, इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ग, कमरे की चार दीवारों का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और भी है। तो इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्षेत्रफल चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमें जरूरत पड़ती है इन सबके फॉर्मूले की। तो आज हम सब फॉर्मूले देखेंगे, आयत का, वर्ग का, समांतर चतुर्भुज का, और साथ में उन फॉर्मूलों को रटने की अपेक्षा थोड़ा सा समझने पर गौर करेंगे, क्योंकि हम फॉर्मूले रटते हैं और रटते रटते जब थोड़ा सा टाइम हो जाता है तो हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं, याद नहीं रहता कि हमने ये याद किया था या दूसरा है। तो कोशिश करेंगे इन्हें हम आज समझने की थोड़ा सा। जैसे पहला है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत में से सबको पता है कि आयत में लंबाई और चौड़ाई क्या रहती है, बराबर नहीं होती। या तो लंबाई ज्यादा होगी, चौड़ाई कम होगी, या चौड़ाई कम होगी तो लंबाई ज्यादा होगी। तो ये सब क्या बन जाएगा, दोनों आयत है। तो क्षेत्र हम पढ़ रहे हैं क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल की जब बात होगी तो क्षेत्रफल की इकाई होती है 2। यानी जब भी हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो बोलेंगे वर्ग इकाई, वर्ग सेंटीमीटर में बोलेंगे तो वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल का मतलब है जब भी दो चीजों का गुणा हो, जब दो चीजों का गुणा हो तो क्या है, क्षेत्रफल बनेगा। तो हम यहाँ सब क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो बनेगा, तो आयत का क्षेत्रफल बनेगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इधर हमने लंबाई मानी a और चौड़ाई है b, तो फॉर्मूला बन गया a गुणा b। तो इसमें कोई ऐसे रटने वाली बात तो है नहीं, हम पढ़ रहे हैं क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल में हमें पता है कि दो इकाई का गुणा होता है, हमेशा जरूरत पड़ती है एक लंबाई की और एक चौड़ाई की। तो जब भी दो चीजों का गुणा करते हैं तो क्या बन जाएगा, क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल बना लंबाई गुणा चौड़ाई। और दूसरा अगर आयत में आता है आयत का परिमाप। तो जैसा कि परिमाप से क्लियर हो रहा है, परि का मतलब होता है बाहर की, परिस का मतलब होता है बाहर, माप का मतलब होता है माप। यदि हम चारों भुजाओं को अगर जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, परिमाप। आमने सामने की भुजाएं कैसी रहती है, बराबर। अगर ये a है तो इसके सामने भी a होगा, इधर b है तो इसके सामने भी क्या होगा, b। अब चारों भुजाओं को हम जोड़ दें, a प्लस b प्लस a प्लस b, तो इसमें हम देखेंगे दो बार क्या है, a और दो बार है b। तो दो को अगर कॉमन ले लें तो कोष्टक में क्या बच रहा है, a प्लस b। तो a और b है वो हमारा है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहां से हम देख सकते हैं कि आयत का परिमाप बना 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। तो समझाने का मतलब यहाँ ये था कि रटना नहीं है। कैसे हम रटेंगे कि भाई आयत का क्षेत्रफल है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, परिमाप है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, प्लस है ये 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। तो इनको चीजों को समझना है कि भाई 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई बने हैं, तो ये कैसे बने, कैसे बने। तो भाई 2 बार लंबाई आया और 2 बार चौड़ाई आया, और परिमाप है तो चारों भुजाओं को अपन जोड़ेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। ठीक। और इसमें पूछ लें आयत का विकर्ण, तो जो दोनों कोनों को अगर मिला दें तो क्या बन जाएगा, विकर्ण। तो आयत का विकर्ण, तो इसमें क्या बनता है, समकोण। दोनों भुजाओं के बीच में बनता है 90 डिग्री। हम जानते हैं कि 90 के सामने वाली जो भुजा है वो क्या होती है, कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण को हम कर्ण लिख लें या d लिख दें तो d स्क्वायर बराबर है, लंबाई को a लिख लें a स्क्वायर, चौड़ाई को या आधार को मान लें b। तो d स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो d बराबर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ से इसका कर्ण बन जाएगा रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ तक थी अपने आयत की बात, सिंपल है। जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें अधिकतर को पता होगा आयत के बारे में। अगला हम देखें वर्ग। तो वर्ग जो हम जानते हैं, आयत में लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है, वर्ग में क्या होती है, चारों भुजाएं समान। ये भुजा भी a है, a है, a है, तो
भुजाएं कैसी रहेंगी, बराबर। अगर एक ए है तो अन्य तीनों भुजाएं हैं वो भी क्या होगी, ए। तो इसके भी अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, वर्ग का क्षेत्रफल, तो अभी हमने देखा कि बात हो रही है क्षेत्रफल की। दो इकाइयों का गुणा होगा, लंबाई का गुणा कर दे और चौड़ाई का। तो लंबाई इसमें ए है और चौड़ाई क्या है, ए। दोनों समान है तो क्षेत्रफल बन जाता है ए स्क्वायर। या हम भुजा को ए को क्या बोले, भुजा, तो इसी को बोलते हैं कि भाई भुजा का स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल बना ए स्क्वायर या भुजा का स्क्वायर। बना कैसे कि भाई लंबाई चौड़ाई का गुणा कर दो और दोनों समान होती है, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल बन गया ए स्क्वायर। इसी में अगर वर्ग के हम परिमाप की बात करें, परिमाप मतलब बाहर की चारों भुजाओं का योग। तो चारों भुजाएं हम जोड़ देंगे, तो ए को हमने कितनी बार जोड़ा, 4 बार। तो ए ए ए 4 बार है तो जी कितना हो गया, 4a। तो परिमाप हो जाएगा 4a। या इसी को बोलते हैं हम 4, तो ए क्या मानी है, भुजा, 4 गुणा भुजा। तो इसको भी समझना है कि परिमाप है, परिमाप में अगर हम ए भुजा मान रहे हैं, चारों समान है, तो परिमाप बन जाएगा 4 गुणा भुजा 4a। तो परिमाप हो जाएगा 4a। अब ए को अगर भुजा माने तो 4 गुणा भुजा, ऐसे ही क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। विकर्ण की बात हो तो वैसा ही होगा, इसको अगर अपन डी मान लें तो विकर्ण हो जाएगा डी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो डी बराबर आ जाएगा रूट में ए स्क्वायर कितना बना, 2a स्क्वायर। तो ए स्क्वायर है ये तो बाहर आ जाएगा, रूट में कितने बच जाएंगे, 2। तो इसका विकर्ण बन जाएगा कितना, ए रूट 2। तो इसको तो हम याद रखेंगे विकर्ण को, तो विकर्ण होता है ए रूट 2। बाई चांस भूल भी गए एग्जाम में कि हम विकर्ण हमें पता नहीं है, भूल गए, ए रूट 2 है, ए रूट 3 है, तो कैसे पता कर सकते हैं, पाइथागोरस, सिंपल पाइथागोरस प्रमेय हम इसमें लगा सकते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है ए स्क्वायर 2a स्क्वायर। ये बाहर आ जाएगा तो वर्ण का विकर्ण कितना बना, ए रूट 2। दूसरा है वर्ग का क्षेत्रफल का, एक तो जो फॉर्मूला है ए स्क्वायर। वर्ग के दोनों विकर्ण कैसे रहते हैं, समान। अगर विकर्ण दिया हो वर्ग का तो विकर्ण से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल। जब क्या दिया हो, विकर्ण दिया हो, तो 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर, या विकर्ण को अगर अपन डी बोले तो 1/2 गुणा डी स्क्वायर। तो वर्ग के क्षेत्रफल के दो फॉर्मूले बने। भुजा अगर दी है ए तो भुजा गुणा भुजा या भुजा का स्क्वायर। अगर विकर्ण दिया है तो वो बन जाएगा 1/2 डी स्क्वायर। आगे जब हम पढ़ेंगे इसी में उसका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो वो होता है 1/2 d1 d2। उसमें विकर्ण कैसे होते हैं, अलग अलग। तो वो समचतुर्भुज है, उसी से हम क्या बन जाएंगे, वर्ग का क्षेत्रफल बन जाता है। विकर्णों का दोनों का गुणा कर देते हैं, लेकिन दोनों विकर्ण कैसे रहते हैं, वर्ग में समान। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 इंटू डी स्क्वायर। आगे हम देखते हैं, देखो आगे हम देखते हैं कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल। इंपोर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है कमरे की 4 दीवारों का। अगर इसको सीधा याद रखें तो परिमाप गुणा ऊंचाई। यानी क्वेश्चन में अगर परिमाप दिया है और ऊंचाई दिया है तो सीधा हम दोनों का गुणा करके कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई को अगर अपन ए और बी मान लें तो 2a + b इंटू सी। ऊंचाई को अगर सी माने तो कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल बन जाएगा 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई गुणा ऊंचाई। हमें बनता कैसे है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, तो हम देखें कमरे में कितनी, कमरे की केवल हम देख रहे हैं 4 भुजाओं का, यानी नीचे की सतह छोड़ दें और ऊपर की छोड़ दें, केवल दीवार का क्षेत्रफल, यानी फर्श को छोड़ दें और छत को छोड़ दें, तो कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अपन देख रहे हैं कमरा क्या है, एक आयत है। तो आयत में आमने सामने की जो दीवार रहती है उनका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर। तो अगर हम इस दीवार का क्षेत्रफल देखें तो इस दीवार का क्षेत्रफल क्या बनेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई अगर इसमें क्या है, a है,
और जिसको हम चौड़ाई बोल रहे हैं वो कमरे में क्या हो जाएगी, ऊंचाई, उसको बोले सी। तो एक दीवार का क्षेत्रफल बना a गुणा सी यानी AC। तो सामने वाली का भी AC बनेगा तो कितना हो जाएंगे AC 2AC, दो दीवारों का क्षेत्रफल। अब इस दीवार का और इस दीवार का क्षेत्रफल क्या बनेगा, लंब चौड़ाई, उसमें क्या हो जाएगा वो चौड़ाई और ऊंचाई C। लंबाई गुणा चौड़ाई बनता है, लेकिन लंबाई की जगह उसमें क्या हो जाएगी चौड़ाई, दूसरी दीवार के लिए वो चौड़ाई है पूरे कमरे के हिसाब से, तो B और ऊंचाई को C। तो इसमें बनेगा B गुणा C। तो B गुणा C को हम बोलेंगे BC, जो एक दीवार का उस तरफ की, और इसके सामने वाली का भी क्या बनेगा BC। तो इस तरह से 2AC प्लस क्या बना 2BC। अब इसमें कॉमन देखें तो देखो दो कॉमन है और एक दोनों में C कॉमन है, तो 2 और C को हम कॉमन ले लें तो अंदर बचता है A प्लस C। अब C को हमें अगर पीछे भी लिख देते हैं तो कोई अंतर नहीं है, 2A प्लस B इंटू यहाँ C का हो रहा था इंटू इधर कर दे। तो इस तरह से कमरे की चार दीवारों का क्षेत्रफल कितना बन गया, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई गुणा ऊंचाई, क्योंकि दो आमने सामने की दीवारों का एक जैसा रहेगा क्षेत्रफल और दो आमने सामने की दीवारों का एक जैसा। तो इस तरह कमरे की चार दीवारों का क्षेत्रफल आया 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अगली हम बात करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसे कि हमें याद है कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब जैसे हम बनाए, इसमें आयत बनाए, ठीक, आयत को बीच में से अगर ऐसे काट दे तो बीच में से काट दे तो क्या बन जाएगा त्रिभुज। यानी चतुर्भुज में सीधा गुणा होता है लंबाई गुणा चौड़ाई का। अब लंबाई गुणा चौड़ाई का हम सीधा सीधा आधा कर दे, आधार और ऊंचाई क्या है उसी को हम बोलते हैं आधार। अगर समकोण 90 यहाँ बन रहा है तो उसी को आधार बोलते हैं, उसी को ऊंचाई बोलते हैं। तो क्षेत्रफल में होता है सीधा लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई गुणा चौड़ाई का आधा कर दे तो वो क्या बन जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि सीधा आधा हो रहा है त्रिभुज में, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बन जाता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। है वही लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर अपन 2 का भाग नहीं लगाएंगे तो पूरे आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा, 2 का भाग लगा दिया तो वो किसका हो गया, आधे त्रिभुज का हो गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक और फॉर्मूला है। अगर वो समकोण त्रिभुज नहीं है, उसकी कितनी भुजाएं दे रहे हैं, 3। त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई है ABC। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का हैरो का सूत्र है रूट में S माइनस A S माइनस B S माइनस C। अगर त्रिभुज की 3 भुजाएं दी हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम इस पूरे फॉर्मूले से पता कर सकते हैं, रूट में S माइनस A S माइनस B और S माइनस C। अब भाई इसमें S क्या है, S का मान चाहिए, A B C का मान तो प्रश्न में दिया होगा, अपने लिए किसका मान निकालना पड़ेगा, S का। S को याद रखेंगे कि S होता है अर्ध परिमाप। S क्या होता है, अर्ध परिमाप। तो पूरा परिमाप होता है तीनों भुजाओं का जोड़, परि मतलब जो बाहर का माप। अगर जो तीनों भुजाओं को जोड़ ले A प्लस B प्लस C तो क्या बन गया पूरा परिमाप। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, केवल आधा, तो इस पूरे में कितने का भाग लगा देंगे, 2 का। तो जो क्या बन गया अर्ध परिमाप, A प्लस B प्लस C बटे 2 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा S का मान। तो S का मान रख देंगे, A B C का मान रख देंगे तो पूरा आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगला देखें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, सम मतलब समान और बाहु मतलब भुजाएं। तो समबाहु मतलब जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो, समान हो। जे भी भुजा A है, जे भी भुजा A है और जे भी है A, तीनों भुजाएं समान हो तो वो क्या बन जाएगा, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट 3/4 A स्क्वायर, यानी रूट 3/4 भुजा का स्क्वायर क्या बन जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यदि इसको भी तुम भूल रहे, वैसे तो याद कर लो आसान है, रूट 3/4 A स्क्वायर। अगर भूल रहे हो
तो जो अपन ने हैरो का सूत्र लिखा एस एस माइनस बी, उसमें ए बी सी की जगह तीनों जगह हम अगर ए रख देंगे तो भी जो फॉर्मूला अपना बन जाएगा √3/4 a²। और समबाहु त्रिभुज से अपना क्वेश्चन बनता है, समबाहु त्रिभुज में अगर अंतःव्रत बन रहा है, समबाहु त्रिभुज के अंदर अगर व्रत बन रहा है अंतःव्रत, तो इसमें अगर पूछते हैं अंतःव्रत की त्रिज्या, और दूसरा पूछते हैं अगर परिव्रत जो शीर्षों से होकर जा रहा है बाहर से, तो बाहर से होकर जाता है तो इसी को क्या बोलते हैं परिव्रत। दोनों ही किसमें बन रहा है समबाहु त्रिभुज में, तो परिव्रत की त्रिज्या, तो अंतःव्रत की त्रिज्या का फॉर्मूला है a/2√3 और परिव्रत की त्रिज्या का फॉर्मूला है a/√3। बंद कर लो मोबाइल। तो देखो अच्छे से समझ लो, दो चीज है, समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला तो हो गया क्षेत्रफल का √3/4 a²। अब बात आती है कि भाई अंतःव्रत की त्रिज्या, अगर समबाहु त्रिभुज में एक अंदर व्रत है और उसकी क्या पूछी जाए त्रिज्या, केंद्र से लेके जो परिधि तक की दूरी, तो अंतःव्रत की त्रिज्या पूछी जाए तो इसका फॉर्मूला है a/2√3 और परिव्रत की त्रिज्या है a/√। परिव्रत कौन सा है जो दूर वाला, तो परिव्रत की त्रिज्या हो जाएगी जे केंद्र से कहां तक की दूरी मिला परिधि तक की। अब इसमें तो समझने वाली बात यह है कि हम अधिकतर बच्चे क्या करते हैं रटते हैं कि अंतःव्रत की त्रिज्या रट लेंगे a/2√3 a/2√3, परिव्रत की रट लेंगे a/√3 समस्या क्या है कि रटते रटते उन्हें कुछ दिन तो याद रहेगा, जब रिवीजन नहीं हो पाएगा तो थोड़े समय बाद भूल जाएंगे। जब क्वेश्चन करेंगे तो याद तो रहेगा कि भाई a/√3 तो है या a/2√3 है, तो परिव्रत की a/√3 है कि अंतःव्रत की a/√3 है। तो याद रखने के लिए अपन यहां से समझ सकते हैं कि भाई जी कौन सी है a/2√3 अंतःव्रत और परिव्रत। तो परिव्रत तो कहाँ है बाहर है, तो उसकी त्रिज्या कैसी होगी बड़ी, परिव्रत की त्रिज्या कैसी होगी बड़ी, और अंतःव्रत अंदर है तो अंतःव्रत की त्रिज्या कैसी होगी छोटी। तो इधर हम देख रहे हैं कि यहाँ सीधा a/√3 है और इधर भी a/√3 है, लेकिन यहाँ कितने का भाग लग गया 2 का, आधी कर दी। तो परिव्रत की त्रिज्या तो कैसी होती है बड़ी a/√3, और अंतःव्रत जो अंदर व्रत बनता है उसकी त्रिज्या होती है छोटी, तो उसमें अपन कितने का भाग लगाते हैं 2 का। अंतर समझ में आ रहा है, अंतर केवल इतना ही है a/√3 इसमें a/√3 इसमें, भाग लग गया 2 का, मतलब सीधा सीधा परिव्रत से कैसी होती त्रिज्या आधी। देखो इधर से अगर केंद्र से थोड़ा और समझो इसको, मैं बड़ा बनाऊं चित्र को, जो अपना त्रिभुज है और इसके अंदर है एक अंतःव्रत और शीर्षों से होकर जा रहा है जो है परिव्रत, तो केंद्र से इसके सम्मुख शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम बोलते हैं माध्यिका। क्या बोलते हैं माध्यिका। और केंद्र से यहां तक की है इतनी दूरी, वो बन रही है अपनी अंतःव्रत की त्रिज्या। अंतःव्रत की त्रिज्या इसको नाम दे दें अगर अपन r1, और देखो परिव्रत की त्रिज्या बन रही है इससे ऊपर की, जे केंद्र है और जे है अपना परिव्रत, इसको मिला दें तो जे त्रिज्या है r2। तो इतनी तो है r1 जे अंतःव्रत की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, और जे है r2, और एक साथ में क्या है जे यहाँ से टोटल दोनों को मिला दे तो बन रही है मध्यिका। तो मध्यिका बांटती है इसको 2:1 में। तो यहाँ से भी अपन समझ सकते हैं कि जो अंतःव्रत की त्रिज्या है परिव्रत की त्रिज्या उससे कितनी होती है डबल, परिव्रत की त्रिज्या होती है डबल, यानी परिव्रत की त्रिज्या से जो अंतःव्रत की त्रिज्या कैसी होती है आधी। तो परिव्रत की त्रिज्या अगर a/√3 है तो अंतःव्रत की त्रिज्या उससे होती है आधी। ये भी हम पता कर सकते हैं, समबाहु त्रिभुज की ये भुजा a है, यहाँ से यहाँ तक पूरी a है, तो आधी कितनी हो जाएगी a/√2, और इधर मध्यिका है तो कितना बनाएगी समकोण, तो सामने वाली भुजा हो जाएगी कर्ण। तो a² बराबर a/2 का स्क्वायर प्लस लंब का वर्ग, तो लंब हम पता कर रहे हैं कितना होगा माध्यिका x²। तो इसको भी सॉल्व करके अपनी माध्यिका आ जाएगी, इसको 2:1 में बांट लेंगे।
तो अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। अगला है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज बनता है आयत से, उसको अच्छे से याद रखना। आयत, आयत ऐसा बनेगा, ये आयत है, आयत से क्या बनता है, समांतर चतुर्भुज। यानी आयत को थोड़ा सा हम क्या कर दे, तिरछा। इधर जो कोण बनेंगे आयत में, आसन्न भुजाओं में वो कोण बनते हैं 90, इसको हम थोड़ा सा तिरछा कर दें तो वो क्या बन जाएगा, समांतर चतुर्भुज। यानी आमने सामने की भुजाएं कैसी होंगी, समांतर। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आधार गुणा ऊंचाई। आधार तो अपने पास है और एक प्रश्न में यहां से यहां तक की क्या मिलेगी, ऊंचाई। तो दोनों का हम गुणा कर दे, आधार का और ऊंचाई का, तो क्षेत्रफल आ जाएगा आधार गुणा ऊंचाई। अगला देखें समांतर चतुर्भुज के बाद है समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज क्या है, चारों भुजाएं समान है। समचतुर्भुज किससे बनता है, वर्ग से। चारों भुजाएं तो वर्ग की भी समान होती हैं। वर्ग और समचतुर्भुज में अंतर क्या है, वर्ग की भी चारों भुजाएं समान है, अभी अपन ने पढ़ा ए जे भी ए। समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं समान रहती हैं ए। लेकिन क्या होता है, इधर जो कोण बनाएंगे वो बनाएंगे 90, और इसको थोड़ा सा दबा दें, जैसे कोई डिब्बा है इसको थोड़ा सा ऐसा दबा दें तो क्या बन जाएगा, वो समचतुर्भुज। तो वर्ग को अगर हम थोड़ा सा तिरछा कर दें तो जो बन जाएगा समचतुर्भुज। तो इसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर और चारों भुजाएं कैसी रहती है, बराबर। पर जो कोण है वो 90 नहीं बनेगा इधर। वर्ग में तो क्या बन रहा था, जी लाइन सीधी रह रही थी लंब, तो जी 90 बन रहा था। समचतुर्भुज में इधर का जो कोण होगा वो 90 नहीं बनेगा, बकाया चारों भुजाएं कैसी रहेंगी, बराबर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2। अब देखो वर्ग के तो दोनों विकर्ण कैसे होते हैं, बराबर, लेकिन इसको तिरछा कर दिया तो एक विकर्ण तो हो जाएगा लंबा और एक हो जाएगा छोटा। तो विकर्णों को हम नाम दे दें, एक को D1 और एक को D2। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा D1 इंटू D2, यानी 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। वर्ग में हमने फॉर्मूला लिखा था विकर्ण वाला 1/2 गुणा D², क्योंकि दोनों विकर्ण कैसे थे, बराबर। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया था 1/2 गुणा D²। इसमें दोनों विकर्ण अलग अलग है तो 1/2 गुणा D1 गुणा D2। अगला देखें समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, या इसको बोलते हैं उनके बीच की दूरी। तो समांतर चतुर्भुज बनता कैसा है कि दो भुजाएं तो रहती हैं इसमें कैसी, समांतर। दो भुजाएं तो समांतर रहेंगी और दो भुजाएं रहेंगी असमांतर, यानी ये आगे जाके कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करेंगी, काटेंगे एक दूसरे को, तो उससे हम क्या बोलेंगे, असमांतर। और जो दोनों लाइनें रहेंगी बिल्कुल सीधी। तो ऐसा चित्र आ जाए तो इसको देख के हम समझ सकते हैं कि ये क्या है, समलंब चतुर्भुज है। तो इसकी अच्छे से फोटो देख लो, तो इसकी फोटो से हमें याद रहेगा कि ये क्या है भाई, समलंब चतुर्भुज है। तो क्लियर दिख रहा है, दो समांतर है दो असमांतर, इसका चित्र भी ऐसे ही बन के आ सकता है। अब इसको हम ऐसा भी बना दें, एक भुजा को ऐसा कर दें, ये इसके समांतर है, ऐसा बन जाए, तो ये भी क्या है, समलंब का एक ऐसा भी चित्र बन सकता है। परिभाषा तो इधर भी सही है कि दो भुजा कैसी है, समांतर, और दोनों है असमांतर, आगे जाके जे भी काटेंगी तो जे भी एक समलंब चतुर्भुज है।
अब फॉर्मूला है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। तो इन दोनों भुजाओं को अपन जोड़ देंगे गुणा उनके बीच की दूरी या ऊंचाई। तो इधर से यहाँ तक की कुछ ऊंचाई दी गई होगी प्रश्न में, तो हम ऊंचाई रख देंगे तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। तो फॉर्मूले तो सब किताब में लिखे मिल जाएंगे, समझ रहे हो बात को, किताब में सब लिखे हैं फॉर्मूले। तो हमें केवल समझना है कि भाई समलंब चतुर्भुज है तो वो दिखता कैसे है, ये समांतर भुजाओं का योग कर रहा है तो वो कौन कौन सी समांतर भुजाओं का योग कर रहा है, और जो ऊंचाई का गुणा कर रहा है तो वो कौन सी ऊंचाई है, समझ रहे हैं। ये ऊंचाई थोड़ी है, ये तो तिरछी लाइन है, ऊंचाई तो होती बिल्कुल सीधी एक सीध में। तो यह समझाने का प्रयास हम कर रहे हैं कि जो फॉर्मूला है वो बच्चे आसानी से फॉर्मूले को याद कर सकें, मतलब रट्टू तोता ना बने। भाई रटने के बाद तो क्या भूल जाओगे, लेकिन रटने के साथ साथ अगर जब चीजों को समझेंगे तो उन्हें हम अच्छे से याद रख सकते हैं। मैं आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि चीजें आप ज्यादा समय तक याद रख सकें। भाई रट लोगे 2-4 दिन 10 दिन में याद रहेगा, भूल जाओगे, रिवीजन नहीं करोगे। लेकिन चीजें अगर दिमाग में एक बार समझ में आ गई तो मेमोरी को हम ज्यादा दिनों तक याद रख सकते हैं। समझ जाओगे तो जो रटने का काम है वो 2-3 दिन तक रहेगा, समझ जाओगे तो वो 2 से 3 महीने तक याद रहेगा, यानी 2 से 3 महीने हमारा काम चल जाएगा समझने में। अगर मैं अच्छे से समझा पा रहा हूँ, आपकी समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपसे कोई पैसे तो ले नहीं रहा है, वही फीस लग रही है इसकी, केवल आपको क्या करना है, बगल में जो सब्सक्राइब लिखा आ रहा है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रयास कर रहा हूँ अच्छे से समझाने का, और भी वीडियो आएंगे बहुत अच्छे से समझाऊंगा, तो आप वीडियो पूरा देखिए लास्ट तक, कुछ फॉर्मूले और बचे हैं। अगला हम देखें समलंब चतुर्भुज के बाद वृत्त का क्षेत्रफल। देखो सब जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, अब मैं जो बताऊंगा जो कुछ लोग नहीं जानते, कुछ तो जानने वाली चीजें और समझना है, जानने वाली चीजें और ना जानने वाली चीजें। अब वृत्त है, जे वृत्त में सबको पता है ऐसा रहता है वृत्त, और वृत्त का क्षेत्रफल भी सबको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और वृत्त की परिधि, वृत्त की क्या परिधि, तो परिधि जो बाहर की माप, इसी को हम परिधि बोलते हैं और इसी को क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं, या कहीं लिखा आ जाए परिमिति, तो ये सब एक ही बात है। परिधि लिखा आ जाए, परिमाप लिखा आ जाए और परिमिति लिखा आ जाए, तो जो होती बाहर की माप। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr। अब मान लो कोई बच्चा है, ज्यादा समझदार नहीं है, तैयारी कर रहा है, वो वृत्त के क्षेत्रफल में बोलता है फॉर्मूला 2πr, समझ रहे हो। हमने पूछा फॉर्मूला कि भाई वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताओ, तो वो फॉर्मूला बता रहा है 2πr, क्योंकि उसको ज्यादा जानकारी नहीं है। तो वो तो बताएगा क्योंकि उसने तो रट लिया कैसा, क्षेत्रफल का रट लिया πr स्क्वायर, परिधि का रट लिया 2πr। अब वो भूल गया, उससे पूछ लिया कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, उसने बता दिया 2πr। उसको पता नहीं है इन दोनों में अंतर क्या है। अंतर जो है कि बात यह किसकी हो रही, क्षेत्रफल की, और क्षेत्रफल की इकाई कितनी होती है 2। तो पाई का मान तो यह कांस्टेंट है, नियत है कि भाई 22/7 होता है। इकाई किससे बनेगी, आर से बनेगी। तो जब भी क्षेत्रफल की बात हो तो दो चीजों का गुणा होता है, इसलिए यहाँ आर का क्या है स्क्वायर, आर स्क्वायर है तो आर गुणा आर होगा, तभी तो क्षेत्रफल बनेगा। और परिमाप में देखें तो देखो दो संख्या है, पाई का मान होता है 22/7, तो इकाई केवल क्या बची, एक आर। और परिमाप में दो चीजों का गुणा नहीं होता, इकाई कैसी रहेगी, मीटर या सेंटीमीटर में होगी, सेंटीमीटर। लेकिन क्षेत्रफल में क्या होती है, वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर। तो इसलिए अब गलत नहीं करना, वृत्त का क्षेत्रफल होता है स्क्वायर, दो चीजें अगर हो तभी बनेगा वो क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और वृत्त की परिधि होती है 2πr। और इसमें हम देखें वृत्त के केंद्र से अगर परिधि को मिला दें तो वो त्रिज्या, और डिटेल में जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो और समझेंगे। अगला है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो इसको थोड़ा सा समझे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो देखो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है, जे पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब बात हो रही अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर में हम कितने का भाग लगा दें, 2 का, तो ये बन जाएगा आधे वृत्त का क्षेत्रफल। ये तो सिंपल है। अब थोड़ी अच्छी बात है इंपोर्टेंट, कि वृत्त की परिधि या वृत्त की परिमाप होती है 2πr।
अब अगर तुमसे पूछा जाए अर्धवृत्त की परिधि, किसकी? अर्धवृत्त की परिधि, तो गलती बच्चे ये करेंगे कि पूरे वृत्त की परिधि होती है 2πr। अब अर्धवृत्त की परिधि में 2 का भाग लगा देंगे और उसको बता देंगे कितना, πr। तो गलती यहाँ नहीं करना है, पूरे वृत्त की परिधि है 2πr। अब वो पूछेगा कैसा, अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि हो गई, तो देखो पूरी थी 2πr, तो यहाँ से यहाँ तक तो कितनी बची, πr। लेकिन इधर से भी तो मिलाएंगे इस लाइन को, तो इधर से इस लाइन को मिलाएंगे तो ये क्या है, बीच में था केंद्र, एक त्रिज्या इधर है यहाँ से यहाँ तक और एक त्रिज्या इधर है, यानी कहने का मतलब ये पूरा क्या है, व्यास है। तो एक नीचे की लाइन भी जोड़ेंगे जब अर्धवृत्त का परिमाप पूछा जाए। तो अर्धवृत्त की परिधि या परिमाप कितना हो जाएगा, πr प्लस वो 2r, 2 त्रिज्या और जुड़ जाएंगी तो r और r कितना हो जाएगा, 2r। तो इसको याद रखना, अर्धवृत्त की परिधि परिमाप होता है πr प्लस 2r। तो रटने के साथ साथ क्या है, चीजों को समझना है। भाई समझ जाएंगे तो फिर गलती नहीं होगी, रटने के बाद तो भूलने की गुंजाइश रहती है, लेकिन रटने के साथ साथ हम इन चीजों को समझ जाएंगे तो फिर नहीं भूलेंगे। अगला हम देखें, इसी में वृत्त में एक वृत्त है, एक केंद्र है, केंद्र से अगर ऐसे चाप खींचे, दोनों 2 त्रिज्या ऐसे खींचे, तो पूछेंगे कि जो चाप है इधर से इधर तक, चाप की लंबाई क्या है। वृत्त में चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला है, तो चाप की लंबाई हमने कहाँ खींची, परिधि में। चाप की लंबाई पूरी परिधि थी, अब हम इतनी पूछ रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की परिधि, ये पूछ रहे हैं चाप की लंबाई। तो पूरी परिधि थी 2πr गुणा, इधर कुछ कोण बनेगा थीटा, पूरा कोण होता है 360, तो 2πr गुणा थीटा बटे 360। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला है 2πr गुणा थीटा बटे 360। अब देखो एक और फॉर्मूला है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल मतलब इधर से यहाँ तक जो त्रिज्या खंड अपन ने इतना हिस्सा काटा है, तो इसको थोड़ा हटा दूं तो क्लियर दिखेगा। जैसे हमने जो इतना हिस्सा काटा है वो केवल इतने का क्षेत्रफल पूछ रहा है, इतने हिस्से का, जे है त्रिज्या खंड, इतने हिस्से का क्षेत्रफल क्या है। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला है πr² इंटू थीटा बटे 360। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल πr² इंटू थीटा बटे 360। अब याद कैसे रखेंगे, देखो चाप की लंबाई पूछा है, तो चाप की लंबाई ये है, वो किस में आई, परिधि। परिधि में से अपन केवल इतना हिस्सा निकालना है, तो परिधि होती है 2πr, अब वो हिस्सा कितना है, तो पूरा कोण होता है 360। 360 में से हम जितना कोण निकाल रहे हैं उसी से तो जो परिधि बनी है, क्योंकि पूरे गोले में 360 में तो जो पूरी परिधि बनी, अगर पूरी परिधि नहीं चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की केवल लंबाई चाहिए, तो 360 में से हमने जितना कोण काट लिया उतनी ही ये चाप की लंबाई होगी। तो 360 में जो कोण का अनुपात है वही होगा चाप की लंबाई। तो 2πr गुणा थीटा बटे 360। क्षेत्रफल की बात हो तो क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगा देना, πr² होता है पूरे का क्षेत्रफल, लेकिन हमें तो वो कोण चाहिए जो ना ये कोण यहाँ कटा है, तो कोण बटे 360। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का एक और फॉर्मूला है, इसमें कोण अगर नहीं दिया हो, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का एक और फॉर्मूला है, अगर कोण नहीं दिया तो 1/2 चाप की लंबाई गुणा त्रिज्या। 1/2 चाप की लंबाई गुणा त्रिज्या, या इसको सीधा याद रख लो, 1/2 चाप गुणा त्रिज्या। ठीक, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा चाप गुणा त्रिज्या। तो देखो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 चाप गुणा त्रिज्या। अधिकतर स्टूडेंट को ये तो याद रखते रहता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है πr² थीटा बटे 360। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि मान लो कोण नहीं दिया तो कभी ऐसा भी पूछ सकते हैं जब चाप की लंबाई दी हो और त्रिज्या दी हो। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा 1/2 चाप गुणा त्रिज्या। तो क्षेत्रफल से संबंधित जितने भी फॉर्मूले तो हमने आज एक ही वीडियो में उसको समझने की कोशिश की है।
अच्छे से अगर पूरा वीडियो एक दो बार देख लोगे तो जो फॉर्मूले से संबंधित जो भी तुम्हारी समस्या है वो समस्या नहीं रहेगी। तो अपना ये पूरा चैप्टर क्लियर हो गया। आगे जो भी क्वेश्चन है हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।